खाते समय शांति से हर भोजन को प्रसाद, हर पेय को चरणामृत बनाकर ग्रहण करें। बनाने वाले का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भोजन हम बना रहे हैं उस समय हमारे भाव क्या है। तो भोजन बनाते समय भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, इस भाव से बनाएं। कभी भी परेशान होकर काम करना पड़ता है, इस तरह से नहीं बनाएं, क्योंकि उन भावों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण से समझे, हम बम्बई में एक सेठ जी थे, आलीशान बंगले के मालिक। उनको 5-7 दिन से सपने आ रहे हैं कि वो चाल में कमरा ढूंढ रहे हैं, जो छोटी छोटी कोठरियां होती है वहां पर, उनमें कमरा ढूंढ रहे हैं। बड़ी परेशान थी, वो क्या रहा है, मेरे को ये सपना क्यों आ रहा है। अपने गुरु के पास गए, भाई ये सपना आ रहा है कि मेरा भूतकाल है कि मेरा भविष्य है। उन्होंने कहा सपना है, भूल जाओ। अगले दिन उनकी नौकरानी आई जो उनका भोजन भी बनाती थी। उसने आकर कहा, सेठ जी मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप दे दीजिए, मैं अपने तनख्वाह में से धीरे धीरे कटवा दूंगी उसको। सेठ जी ने दे दिए। अगले दिन से उनको वो सपने आने बंद हो गए। तीसरे दिन वो जब वापस आई, उसने कहा, सेठ जी आपका बहुत बड़ा एहसान है, मैं जहाँ रह रही थी वहां से वो खाली करवा रहा था, तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि मैं कहाँ रहूंगी। आपके दिए हुए पैसे से मैंने चाल में कोठरी खरीद ली है, ले ली है, अब मैं आराम से वहां रहूंगी। मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, भोजन बनाते समय चाल में कोठरी ढूंढनी है, चाल में कोठरी ढूंढनी है। वो भाव उस भोजन में आ गए। एक संत का भी उदाहरण आता है। संत ने राजा ने संत को बुलाया, उन्होंने भोजन किया, फिर विश्राम करने लगे। उस कमरे में एक खूंटी पर एक हार टका हुआ था। संत ने उठाकर उसको अपने झोले में डाल लिया। फिर वो भोजन जब वापस अपने आश्रम गए, वहां उनको सारा पेट खराब हो गया, उल्टी दस्त हो गई। दूसरे दिन देखा झोला, अरे ये हार कैसे उठा लाया, मैं तो सबका त्याग करके तो संत बनाता था, मैंने मेरे मन में ये चोरी का भाव कहाँ से आया। गए वापस लेके हार, वहां हार की खोज चल रही थी, नौकरों को पीटा जा रहा था कि किसने हार चुराया। संत पे तो राजा को अविश्वास होने का कोई कारण ही नहीं था। तो संत ने जब जाकर दिया तो राजा ने कहा कि महाराज जरूर आपने इन नौकरों को बचाने के लिए आपने ले लिया, आप कर रहे हो कि नहीं। राजन सच में मैं ही लेके गया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भोजन किसने बनाया था। तो मालूम पड़ा कि उनका जो रेगुलर रसोईया था वो उस दिन बीमार पड़ गया था। तो उनकी जेल में एक चोर था जो बहुत अच्छा भोजन भी बनाता था, उसको उन्होंने उससे भोजन बनवाया था। मतलब वो चोर के भाव उस भोजन में आ गए, तो संत के मन में भी चोरी का भाव। ये है हमारे भावों का प्रभाव। आपके पति महाशय बहुत क्रोधी हैं, अब भोजन बना रहे हैं, मन में क्या चल रहा है पता नहीं है, थाली फेंक तो नहीं देंगे, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, क्या होगा। वो आप उनके उस क्रोध को बढ़ाने का काम करें। उसी के स्थान पर भोजन बनाते समय भगवान का प्रसाद है, ये भोजन करके ये बहुत शांत, बहुत प्रसन्न होंगे। अब आपने उनको दीजिए, ये बहुत प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरह से भोजन करते हैं, ये भाव डाल के भोजन दीजिए। 1 महीने करके देखिए, उनके भाव परिवर्तित हो जाएंगे, उनका स्वभाव बदल जाएगा। इसीलिए होटलों का खाना कभी भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता है। भाव क्या है उसमें, पैसा पैसा पैसा। तो जो ज्यादा बाहर का खाते हैं उनके जीवन में हाय पैसा लगी रहती है। घर में भी भोजन बनाने का काम अपने हाथ में रखें। बाकी काम आप नौकरों से करवाएं तो करवाएं, लेकिन कम से कम भोजन बनाने का काम अपने हाथ में रखें। वो वाइब्रेशन क्या डालें। घर में भी अगर नौकर भोजन बना रहा है, एक माँ या पत्नी भोजन बना रही, उनके भावों में कितना फर्क होगा। और अंतिम चीज, जिस धन से घर में अन्न आ रहा है वो धन पवित्र हो। गुरु नानक देव जगह जगह भ्रमण करते थे, तो एक गांव में गए, वहां का जो नगर सेठ था मिल्क बागो, उसने कहा आपका भोजन मैं लाऊंगा। एक गरीब हीरा बढ़ई था, उसने कहा आपका भोजन मैं लेके आऊंगा। दोनों ले आए। अब नानक जी ने उस गरीब के सूखी रोटी चटनी को खाया। उसके जो मिल्क बागो था अमीर नगर सेठ, उसके खीर पूरी पकवान नहीं खाए। बड़ा नाराज होने लगा, क्या बात है आपने मेरा बताया भोजन नहीं लिया। नानक जी ने खाते खाते उसकी सूखी रोटी को निचोड़ा, उसमें से दूध निकला। फिर उसकी पूड़ी को निचोड़ा, उसमें से खून निकला।
कि तुम्हारा जो धन है वो गरीबों का खून चूस कर कमाया हुआ धन है, उसका ये अन्न पवित्र है, इसलिए मैंने इसको ग्रहण नहीं किया। तो धन की भी पवित्रता, ये ध्यान रखें। तो ये आहार हमारा क्या हो, कैसा हो, इसके संबंध में हमने जाना। जो भी हम भोजन कर रहे हैं, अगर अच्छा से अच्छा भोजन भी रात्रि को देर से कर रहे हैं, वो हमारे लिए अपत्य हो जाएगा। समय से खाएं ना, समय से खाएं में देर रात्रि से न खाएं, ये भी बात ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूर्य के साथ चलती है। तो कोशिश करें सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाए, शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाए। बार बार खाते हैं हम, वो भी अपत्य है, क्योंकि हम एक बार का किया हुआ भोजन, अन्न आपने डाला है, 4 से 4.5 घंटे लगते हैं उसको आमाशय से आगे जाने में। उससे पहले अगर दूसरा डाल देंगे तो अंदर आधा पचा आधा अनपचा भोजन होगा, कचरा बनेगा। इसलिए कोशिश करें, एक बार का पूर्ण आहार लिया हुआ है तो 4-5 घंटे पहले दोबारा न डालें। तो दिन में 3 बार से ज्यादा वैसे किसी को नहीं खाना चाहिए, बच्चों के लिए 3 बार की बात। बाकी तो पूज्य स्वामी जी बोलते हैं ना, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, और त्रिभुक्तम रोग पैदा करने वाला ये हो। तो इसलिए कोशिश करें आहार हमारा कम हो, बार बार न खाएं, समय से खाएं, और अन्न 2 बार से ज्यादा न खाएं। जिनको अपनी उम्र लंबी करनी है, उम्र 50 से ज्यादा है, वो तो सबसे बढ़िया रहेगा अन्न एक समय कर दें, सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा खाना है, फल खाएं, सब्जी खाएं, अन्न एक समय कर दें। ज्यादा से ज्यादा 2 बार से ज्यादा अन्न तो नहीं लेना है। तीसरी बार का आहार आप फल के रूप में ले सकते हैं, नाश्ते में फल ले सकते हैं। दोपहर में आप अन्न लीजिए, उसमें भी पहले सलाद और अंकुरित खाइए, रोटी बाद में खाएं। शाम का भोजन बिल्कुल हल्का रखें, सूर्यास्त से पहले फल ले सकते हैं, अन्यथा उबली सब्जी ले लें। गरिष्ठ भोजन शाम को ना करें, वो अपत्य हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे अपने पथ्य का, तो स्वास्थ्य को ठीक रखने का बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो अब इस संबंध में किसी के कोई प्रश्न हो तो 20 मिनट का समय है प्रश्नों के लिए, आमंत्रित। हाँ जी, देखिए ऐसा है ना, फल अन्न के साथ फल ना लें, बहुत अच्छा पूछा है। हाँ, अन्न के साथ फल ना लें, फल खाने अलग से खाएं। अन्न के साथ सब्जी खा सकते हैं, पर फलों को अलग से खाएं। अगर भोजन के बाद फल लेने हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि भोजन का पाचन, अन्न खाए उसके पाचन में लगे 4 से 4.5 घंटे, और वो जो फल है वो 2 घंटे में पूरी तरह पच जाएंगे। तो अब वो उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है। अगर आपको फल खाने हैं तो 2 से 3 घंटे बाद खाएं, भोजन के साथ में नहीं खाएं। सलाद और अंकुरित आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखें सलाद और जो कच्ची चीज खानी है वो पहले खाएं। 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले खा लें सलाद और अंकुरित को, फिर बाद में आप पका हुआ। तो पहले वो कच्चा खा लें, अच्छी तरह चबा चबा के खा लें, तो दोहरा फायदा होगा। एक तो आपका काफी कुछ तृप्ति उसी से हो जाएगी जब चबा चबा के, वो चीजें आप बिना चबाए नहीं खा सकते, तो अच्छी तरह से तृप्ति होगी, चबा चबा कर खाएंगे, वो तृप्ति भी होगी और उनका पाचन सही ढंग से हो पाएगा। फिर बाद में आप भोजन करेंगे तो अति आहार से वैसे ही बच जाएंगे आप, और फिर दोनों का डाइजेशन साथ साथ हो जाएगा। ये कर सकते हैं। भोजन के बीच में पानी न पिए, यह अपत्य है, क्योंकि भोजन और विशेषकर भोजन करने के बाद तो भोजनांते विषम वारी, भोजन के बीच में थोड़ा सा पानी, एक तो घूंट पानी या आधा कप पानी, गर्म पानी पिया जा सकता है। जिनको इंडाइजेशन होता है, अपच होती है, वो बीच में थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं अपनी थोड़ी जठराग्नि को वापस प्रज्वलित करने के लिए। बाकी किसी को पानी नहीं पीना है। ड्राई फ्रूट्स जो है भीगे हुए लें, भिगो कर लें, क्योंकि ऐसे अगर आप खाते हैं तो वो पूरा उनका एक तो तासीर होती है और दूसरा पाचन भी पूरा नहीं होता है। तो भिगो कर खाएंगे,
रात्रि को भिगो कर सुबह ले सकते हैं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग भिगो कर आप 4 घंटे भीगना में हो जाएगा। तो आप 4 बजे उठ रहे हैं, 8-9 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो सुबह उठते भिगो दीजिए। देखिए ऐसा है, प्यास को इंडिकेटर रखिए। आपकी प्यास आपका इंडिकेटर, भोजन के साथ नहीं पीना है, भोजन से आधा से 1 घंटे पहले पीना है, 1 से 1.5 घंटे बाद पीना है। उसके अलावा दिन भर में आप जब भी प्यास लगे पानी पिए, और एक बार में कम से कम 1 गिलास पानी पिए। प्यास को 1-2 बूंद पानी पीकर बुझाने की कोशिश ना करें। कम से कम जब प्यास लग रही तो कम से कम 200, 250, 300 ml का जो 1 गिलास होता है, वो 1 गिलास पूरा पानी पिए। फिर जब प्यास लगे तो पीजिए। सबसे बढ़िया इंडिकेटर शरीर की मांग के अनुसार। कोई ठीक है, इसमें आपको गर्मी है तो ऑब्वियस ज्यादा पानी प्यास लगेगी, ज्यादा पानी की डिमांड होगी। सर्दी है तो कम पानी की डिमांड होगी। देखिए ये अपना अपना आप भोजन क्या कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। आप ज्यादा तीखा मिर्च मसाला भोजन करेंगे, आपको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। आप शारीरिक श्रम का काम ज्यादा कर रहे हैं जिसमें खूब पसीने आते हैं, आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। एक तो इसलिए जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। फिर भी सर्दी में 2 से 2.5 लीटर लिक्विड, गर्मी में 3 से 4 लीटर लिक्विड, ये एक सामान्य लिक्विड में मतलब पानी, नारियल पानी, छाछ, कोई आप और सूप ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड चीज ले रहे हैं, तो रस पी रहे हैं, वो सब आ जाएगा उसमें। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दूध जो है ना, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, आज की तारीख में जो दूध उपलब्ध है, नेपाल की मुझे नहीं पता है, भारत की स्थिति क्या है, 85% सैंपल्स अडल्ट्रेटेड पाए गए हैं दूध के। जितना भारत में दूध प्रोड्यूस हो रहा है उससे बहुत ज्यादा दूध, और फिर दूध से बनी हुई सारी चीजें, छाछ, मक्खन, पनीर, सब मिल रहे हैं। कहां से बन रहा है वो? सारा अडल्ट्रेटेड है मामला, क्योंकि जितना प्रोडक्शन नहीं उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो वो कहां से आ रहा है, मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। तो इस दृष्टि से भी देखें हम तो दूध पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी मनुष्य के अलावा कौन सा प्राणी है माँ के दूध के अलावा दूसरों का दूध पीता है? कोई भी नहीं पीता है। लेकिन इसमें एक 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 किंतु है, वो है गौ हमारी माता है। गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन कौन सी? देशी गाय। इसलिए देशी गाय का दूध, दही, घी, इसको सबको आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपको इससे कोई समस्या होती है, कुछ बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां या ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियां हैं, जिसमें एनिमल प्रोटीन्स पूरी तरह से बंद करनी होती है, तो उस केस में आपको गाय, देशी गाय का भी दूध, दही, घी वगैरह नहीं लेना है। अन्यथा अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो देशी गाय का, बस ये ध्यान रखना है जर्सी का नहीं हो, हॉलिस्टीन का नहीं हो, देशी गाय का होना चाहिए। A2 काऊ मिल्क, वो हमारे लिए अच्छा है, वो लिया जा सकता है। अगर आपको उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो जिसमें दूध वर्जित होता है, तो आप ले सकते हैं। मैं खुद लेता हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं, बाकी वैसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूध लेना ही है। बिना दूध के जिंदगी आराम से चल सकती है, उसके विकल्प है हमारे पास। कई लोग कहेंगे कैल्शियम की कमी हो जाती है साहब दूध नहीं लेंगे तो ये भ्रांति निकाल दीजिए। गाय भैंसे कौन सा दूध पीती है, उनके दूध में कैल्शियम कहाँ से आता है? क्या खाते हैं वो? हरा चारा खाते हैं। तो हरी सब्जियां हम खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो कैल्शियम की मात्रा मिलेगी वो दूध से कहीं ज्यादा है। आप तिल खाते हैं, अलसी खाते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है। अब जो मिलेट्स खाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलेट्स हैं, तो इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है दूध लिया ही जाए, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर उपलब्ध है तो आप ले सकते हैं, ये बात। हाँ जी, देखिए ऐसा है, देशी गाय का घी उपलब्ध है, शुद्ध देशी गाय का घी, तो वो आप ले सकते हैं। अन्यथा तेल, उसमें भी ध्यान रखना, रिफाइंड तेल का प्रयोग कदापि नहीं करना है। तेल आप नारियल का तेल बहुत अच्छा है। नारियल में सबसे बड़ी बात यह है, एक आज की तारीख में नारियल ही ऐसी चीज है जो प्योर है, बाकी सब चीजों में मिलावट है। आप कोई भी और फल वगैरह भी ले रहे हैं, आजकल पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। फिर फलों में तो कई बार एक तो जो वो डाल रहे हैं ऊपर, जैसे सेब के ऊपर वैक्स कोटिंग कर रहे हैं,
पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं कईयों पे, फिर केमिकल्स के द्वारा उनको पकाया जा रहा है, और कई फलों में तो इंजेक्शन लगा लगा के, अब तरबूज है, इंजेक्शन लगा के उसमें रंग और सैकरिन डाल के उसको मीठा भी किया जा रहा है, लाल कलर का भी बनाया जा रहा है। तो इन सब में मिलावट की गुंजाइश है। नारियल ऐसी चीज है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, न तो उसमें कोई पेस्टिसाइड डलता है, न उसमें कुछ मिलावट करने की गुंजाइश है। तो इस दृष्टि से आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ है नारियल, जिसकी हर चीज उपयोगी है। नारियल का पानी, नारियल की मलाई, नारियल का की गिरी, और सूख गया तो नारियल का गोला, नारियल का तेल। नारियल को जिस रूप में आप इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल करिए, नारियल बहुत अच्छा है इस दृष्टि से। लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनमें आप तो तेल की बात करें तो नारियल का तेल, फिर दूसरे नंबर पे आता है तिल का या सरसों का तेल प्योर। ये ध्यान रखें, तेल जो है वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। कच्ची घानी का तेल जो मशीनों से निकाला हुआ होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे निकाला जाता है, उसके गुणधर्म बहुत विकृत हो जाते हैं। उसमें जो सिस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांस फैट में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसलिए उनका प्रयोग जहां तक हो सके ना करें। तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा एक पूरा शास्त्री है कि इसके साथ दूध के साथ मूली नहीं लेनी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटी मोटी बात जो मैंने बताई वो ध्यान रखिए। भाई दूध के साथ अन्न का प्रयोग मत करिए आप। तो अब जो आप अन्न के साथ जो चीजें खाई जा रही हैं वो आप दूध के साथ ना लें, सीधी सी बात है। तो आप दूध अकेला लें बहुत अच्छा है, दूध के साथ फलों का मेल है, फल ले सकते हैं, लेकिन अन्न के साथ दूध ना लें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दूध का कोई रोल नहीं है उसमें। उसमें जो पूज्य स्वामी जी बताते हैं, गिलोय, एलोवेरा, वीट ग्रास, अपने पपीते के पत्तों का रस, अनार, ये चीजें ज्यादा लाभकारी है। वही बात है, वो दूध जो है वो जहाँ, क्योंकि मैंने बोला ना कई सारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज में दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो उसमें आपको दूध नहीं लेना है। अगर ऑटो इम्यून की वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, जिसको जैसे बोलते हैं आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, वो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसमें दूध और दूध से बनी चीजों को नहीं लेना है जी। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं। तक्र को तो अमृत बोला गया है, ले सकते हैं भोजन के साथ जी। जो अंकुरित की बात करी, तो आप जब अंकुरित करते हैं, मेथी अंकुरित करते हैं, मूंग अंकुरित करते हैं, अच्छी तरह धो के साफ पीने के पानी जब भिगो रहे हैं तो उस अंकुरित वाले उस पानी को भी आप उपयोग करिए। आप मेथी का पानी पीते हैं, अपने आप में औषधि है, तो वो उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं जी। नहीं, नहीं लेना चाहिए। कैंसर रोगी को एनिमल प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। उसमें अपने को जहां तक हो सके, इवन एनिमल प्रोडक्ट्स की जहां तक बात है, अगर आप कोई कैप्सूल ले रहे हैं, कोई दवा की औषधि में कैप्सूल ले रहे थे, उस कैप्सूल का खोल निकालकर पाउडर ले लीजिए, क्योंकि वो खोल भी किससे बनता है? जिलेटिन से बनता है, और जिलेटिन क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। तो क्या चीज नहीं, दूध और दूध से बनी चीजें उसमें आपको उसके कैंसर को बढ़ाने वाले कारक है, उनका प्रयोग ना करें। नाश्ते में देखिए, नाश्ता हल्का रहे। आप जो बहुत ज्यादा श्रम का काम करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग है, उनके लिए उनका आहार पूरा होना चाहिए, तो उनका जो नाश्ता है वो सबसे उनका हैवी मील होना चाहिए, क्योंकि दिन में भोजन को काम करते हैं दिन भर, तो अगर वो भोजन करके काम करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा, तो इसलिए उनका दोपहर का भोजन हल्का होगा, तो सुबह का भोजन उनका पूरा होना चाहिए। लेकिन जो हम ज्यादातर जो जिस उसमें वर्ग में आते हैं जहाँ बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम का काम नहीं होता है, उनके लिए नाश्ता हल्का, दोपहर का भोजन पूरा, और शाम का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो सुबह में नाश्ता आपने फल ले लिए, आपने दोपहर में आपने पहले सलाद और अंकुरित खा लिया, उसके बाद रोटी सब्जी ले लीजिए। शाम का भोजन बिल्कुल हल्का रखें, या तो सब्जी ले लें, उबली हुई सब्जी ले लें, या कोई फल खा लें। वात रोग में जो भी वातकारक चीजें हैं उनको हमें अवॉइड करना है, जैसे आपके चावल अवॉइड करिए, इसके अलावा जो भी अपने ठंडी चीजें हैं वो अवॉइड करिए,
और कोई प्रश्न? हाँ जी। देखिए, किसी भी चीज कहीं पर भी अपने ब्लॉकेज हो रहे हैं, वो खोलने हैं, तो उसके लिए थोड़ा जीवंत आहार और सब्जियों का रस वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके कोई भी, जो भी हम, एक बात ध्यान रख ली, जिसको हम पका लेते हैं ना, उसका भोजन, उसका उसका शरीर में जो असिमिलेशन होता है वो कम हो जाता है। जितना हम जीवंत खाएंगे, जिंदा चीजें खाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सब्जियों का रस पी सकते हैं, सलाद, फल, अंकुरितन, इनका प्रयोग बढ़ाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लीजिए, रस पीना है सब्जियों का, फलों का रस नहीं पीना है। फल खाने हैं, फल खाने हैं, रस पीना है सब्जियों का, ये ध्यान रखिए। पूज्य स्वामी जी तो कुछ भी नहीं खाते हैं, हाँ? वो कैसे ऊर्जा के साथ काम करते हैं? आप उतनी मेहनत करते हैं क्या? उनकी, चलो वो तो बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। मैं और डॉक्टर नीरज जी, हम 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं। लंच के बाद सीधा अगले दिन सुबह नाश्ता है। तो हम भी कौन से बैठे रहते हैं, मैं तो दौड़ भी लगाता हूँ। तो 18 घंटे की फास्टिंग हम रोज कर सकते हैं। लंच के बाद कुछ नहीं लेना, अगले दिन सुबह। वास्तव में देखो, शरीर नहीं मांगता है, मन मांगता है, ये ध्यान रख लीजिए। शरीर नहीं मांगता है, मन मांगता है। मन को जब आपने कह दिया कि भाई अब नहीं मिलने वाला है, कभी आपने करवा चौथ का व्रत किया है, उस दिन सुबह से शाम तक नहीं खाते हैं, मन को पहले ही कह देते हैं भाई आज नहीं मिलेगा, तो भूख परेशान थोड़ी करती है, नहीं करती ना। बस वही बात है। वो एक बार हमने मन को दे दिया निर्देश कि भैया जो खाना है सुबह खा लो, शाम को नहीं मिलेगा, तो अपने आप फिर वो आदत हो जाती है, फिर अकड़ता नहीं। देखिए, पाचन क्षमता पर निर्भर करेगा ये। अगर बहुत मेहनत करने वाले हैं, उम्र से ज्यादा मतलब नहीं है, अगर वो 70 की उम्र में मोदी जी की तरह पूरे दौड़ते काम करते हैं, वो आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो रही है, आप मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो उनको फिर कम करना पड़ेगा। पाचन जितना पचा सकते हैं उतना खाएं, सीधी सी बात है। और पचाने की क्षमता को विकसित करना है, उसके लिए शारीरिक मेहनत जरूरी है। ये चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, वो वही खाने के अधिकारी हैं जो पर्याप्त शारीरिक श्रम करते हैं। तो जो शुगर है तो उनको मीठे वाले फल, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, बादाम अखरोट ले सकते हैं। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छी बात है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात, कि जो हम देर देर से जो खा रहे हैं उससे बचना है। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग तो सबको करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने के लिए 12 घंटे, मतलब रात्रि को 8 से सुबह 8 के बीच में कुछ ना खाएं, पानी के अलावा कुछ ना लें। ये तो सब कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो सबको करना ही चाहिए। लेकिन जिनको अपने रोग मुक्ति की दृष्टि से करना है, कोई रोग है उनको दूर करना है, तो वो 14 से 18 घंटे की फास्टिंग करें। 14 घंटे की फास्टिंग बहुत आसान है। शाम का भोजन 7 बजे से पहले समाप्त हो जाए, सुबह 9 बजे के बाद नाश्ता करें, 14 घंटे की फास्टिंग हो जाएंगी। लेकिन 16 घंटे की करनी है, उसमें थोड़ा सा श्रम है कि शाम का भोजन 5 या 6 बजे तक पूरा कर रहे हैं, सुबह का भोजन आप 9 या 10 बजे के बाद ले रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को कितने साल देर तक कर सकते हैं, वो बात करें। 18 घंटे की फास्टिंग करनी है तो आपको एक मील मिस करना पड़ेगा, फिर आप 3 मील नहीं ले सकते, फिर 2 मील लेने हैं, नाश्ता और लंच, डिनर न लें। और कितने दिन तक कर सकते हैं? जब तक आप पूरी तरह रोग मुक्त न हो तब तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचना है, okay? जरूरत नहीं है। वो आपकी, जब आपका ऑटोफेजी की प्रक्रिया पूरी हो गई और कोई जरूरत नहीं है, तो उसको भी बीच बीच में आप तोड़ भेजें, लगातार करते ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी 1.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में अब कहीं बाहर जाना होता है तो उसमें शाम के समय कुछ फल ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रोग है तो जब तक पूरी तरह से रोग मुक्त ना हो तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सत्र अभी समापन करें, प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।